हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल P2 क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन पार्ट 4, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो आइए शुरू करते हैं। मंद एवं तीव्र अभिक्रिया। हम अभिक्रियाओं को उसके वेग के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं, मंद एवं तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रिया जो बहुत तेज गति से होती है। यह अभिक्रिया सेकंड या मिनटों में हो सकती है। इन्हें हम तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है जो कि सेकंड या मिनटों में होती है, तो इसे हम तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। इसी तरह हम देख सकते हैं कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बीच जो अभिक्रिया होती है वो भी तीव्र अभिक्रिया होती है, जैसे कि हम रासायनिक अभिक्रिया से समझ सकते हैं। तो ये रहा प्रबल क्षार और ये रहा प्रबल अम्ल। इनकी जो अभिक्रिया हुई तो हमें जो उत्पाद मिला NaCl प्लस H2। तो यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि प्रबल क्षार है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि प्रबल अम्ल है, और इससे हमें जो उत्पाद मिला सोडियम क्लोराइड और जल मिला। ठीक है, तो प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल के बीच की अभिक्रिया भी होती है, वो भी तीव्र अभिक्रिया ही होती है। नेक्स्ट, मंद अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रिया जो बहुत धीमी गति से होती है। इनको पूरा होने में दिन, महीने या साल लग जाते हैं। इन्हें हम मंद अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हमने लोहे को देखा होगा, शुरुआत में वो बहुत चमकीला होता है, लेकिन कुछ महीने या साल के बाद उसके अंदर जंग लग जाती है। तो जंग लगना भी एक मंद अभिक्रिया है। यहाँ पे हम समीकरण देख सकते हैं कि हमारे पास लोहा था, फेरस, ऑक्सीजन और जल के संपर्क में आने पर उसके अंदर जंग लग जाती है, और जंग का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3.3H2O, मतलब कि उसके अंदर 3 जल के अणु होते हैं। तो ये हो गया मंद अभिक्रिया। हम और भी मंद अभिक्रिया का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि एसिटिक अम्ल है हमारे पास, CH3COOH प्लस तो हमें उत्पाद जो मिलेगा, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो OH है और ये जो हाइड्रोजन है, ये दोनों क्रिया कर करके जल बना लेंगे। तो बाकी का जो बचेगा, क्या बचा, CH3CO और यहाँ पे एक O और C2H5 और प्लस ये जल अलग हो गया। तो ये क्या था, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल और ये क्या था, एथेनॉल। एथेनॉल और ये एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट और ये तो हम जानते ही हैं, जल। तो एसिटिक अम्ल और एथेनॉल की जो अभिक्रिया होती है ये भी मंद अभिक्रिया होती है। इनको होने में भी कुछ दिन का टाइम लग जाता है। उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं मतलब इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन हम उन्हें कहते हैं जो रिएक्शन एक ही दिशा में होती है। ठीक है, मतलब कि ऐसा रिएक्शन जो एक ही दिशा में होती है उन्हें हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हम माना कि हमारे पास कोयला है, हमने इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, तो हमें जो उत्पाद मिला वो CO2 मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला। अब कोयला वायु में जल करके हमें कार्बन डाइऑक्साइड देता है, लेकिन अब ये अभिक्रिया उल्टी नहीं हो सकती कि कार्बन डाइऑक्साइड से हमें कार्बन और ऑक्सीजन मिलने लगे। ये अभिक्रिया केवल एक दिशा में ही हो सकती है कि कार्बन से ऑक्सीजन जलने पर हमें CO2 ही मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगा। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं जो केवल एक दिशा में होती है।
ठीक है, जो दोनों दिशा में नहीं होती है उन्हें हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कि मेथेन है, मेथेन को हमने जलाया तो उससे जो अभिक्रिया हमें उत्पाद मिलेगा CO2 प्लस जल मिलेगा। ठीक है, हम इसको संतुलित कर सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है जबकि यहाँ पर 2 है, तो हमने यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे पास 2 और 2 4 हो गया, जबकि यहाँ पर कितना है, सिर्फ 2, तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक का जलना वो सारी अभिक्रियाएं जो होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती है, क्योंकि ये सब एक ही दिशा में होती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट है हमारा उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब कि वो अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में होती है। ठीक है, जैसे कि माना कि हमारे पास कोई अभिकारक है A प्लस B, तो A प्लस B जो है हमें उत्पाद दे रहा C प्लस D, लेकिन जब तक हमें जरूरत थी C प्लस D की वहां तक तो ये C प्लस D बना, लेकिन जैसे ही आवश्यकता से ज्यादा C प्लस D बनने लगा तो ये दोबारा C प्लस D जो है वो A प्लस B में बदलने लगा। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं कि पहले अभिकारक A प्लस B था और उत्पाद C प्लस D था, जबकि अब C प्लस D से A प्लस B बनने लगा। तो ऐसी अभिक्रियाओं को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं जो दोनों दिशाओं में होती हैं। जैसे कि हम जानते हैं हमारे मानव तंत्र में जो फेफड़ों के अंदर से जब ब्लड आता है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का जो वहन होता है, तो फेफड़ों से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का वहन होता है, और इसी तरह बॉडी से फेफड़ों की तरफ CO2 का वहन होता है, और ये अभिक्रिया दोनों दिशाओं में एक साथ चलती रहती है। तो ये भी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं। हम एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं केमिकल रिएक्शन की। माना कि हमारे पास N2 गैस थी और H2, तो ये अभिक्रिया बना के क्या बनाया, NH3। तो N2 और H2 मिल करके NH3 बनाया। जितनी हमारी जरूरत थी उसके हिसाब से NH3 बन गया, लेकिन जैसे ही हमारी जरूरत से ज्यादा बना तो ये अभिक्रिया रिवर्स होने लगी और NH3 से H2 और N2 में बदलने लगी। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। आगे हम पढ़ते हैं ऑक्सीकरण एवं अपचयन। तो ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं को हम कई हिस्सों में बांट सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीकरण ऑक्सीजन के आधार पर, हाइड्रोजन के आधार पर, इलेक्ट्रॉन के आधार पर, विद्युत ऋणी तत्वों के आधार पर। तो आइए समझते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। तो ऑक्सीकरण का मतलब हम समझ सकते हैं कि जहां पर ऑक्सीजन का योग हो तथा H2 का निकास हो, तो हम क्या बोलेंगे कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन का निकास होता है उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये डेफिनेशन जो हमने परिभाषा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लेकर बनाई है। आगे हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण की और भी परिभाषाएं होगी। तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि यहाँ चित्र में जो है ये नीचे वाला, इसमें मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया है, तो ये भी एक ऑक्सीकरण का ही उदाहरण है। ऐसे ही कोयले का जलना भी ऑक्सीकरण का उदाहरण है और लोहे पर जंग लगना भी एक ऑक्सीकरण का ही उदाहरण है। तो आइए रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं। जैसे कि हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का रिबन, इसको हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो हमें जो उत्पाद मिला वो मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब लेफ्ट साइड पर हम देखते हैं ऑक्सीजन के अणु कितने हैं, मतलब परमाणु 2, तो इसको यहाँ पर 2 लगा दिया संतुलित करने के लिए। अब मैग्नीशियम यहाँ राइट पर 2 हो गया तो लेफ्ट पर हमने 2 लगा दिया। तो देख सकते हैं हम यहाँ कि मैग्नीशियम के अंदर ऑक्सीजन जुड़ा है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ है।
इसी तरह हम और देख सकते हैं, जैसे कि सल्फर है, इसका ऑक्सीजन से संयोग हुआ तो ये क्या प्रोडक्ट बना, उत्पाद हमारा SO2। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन जुड़ा है तो इसको भी हम बोल सकते हैं ऑक्सीकरण हुआ है यहाँ पर भी। इसी तरह हम देख सकते हैं हाइड्रोजन का निकलना, तो जैसे कि हमारे पास CH3 CH2OH है, इसे हम बोलते हैं एथेनॉल। जब इसकी अभिक्रिया हुई तो हमें उत्पाद मिला CH3CHO प्लस H2। तो एथेनॉल से हमें एथेनेल मिला, एथेनेल। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन में कमी हुई है, तो हाइड्रोजन में कमी होना भी ऑक्सीकरण है। तो ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, अपचयन अभिक्रिया। अब जैसा कि हमने ऑक्सीकरण में पढ़ा था ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, उसी तरह अपचयन जो है उसका ठीक उल्टा होता है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। ठीक है, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन या तो जुड़े या ऑक्सीजन निकले उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि हमारे पास है H2 प्लस Cl2, दोनों के अभिक्रिया के बाद हमें क्या मिला, HCl। बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर 2 लगाया, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल करके हमें HCl दे रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, हाइड्रोजन आपस में जुड़ रहा है क्लोरीन से, तो ये हुआ अपचयन। ठीक है, एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास है एथीन। तो एथीन जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CH3। तो हम यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ये भी एक अपचयन की अभिक्रिया है। चलिए, तो आइए नेक्स्ट, विद्युत धनी तत्वों के संयोग एवं वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण एवं अपचयन। तो विद्युत धनी तत्व हम किसे कहते हैं, जिसके ऊपर धनात्मक आवेश होता है। जैसे कि हमें पता है कि सभी धातुओं पर धनात्मक आवेश होता है, तो इन्हें हम विद्युत धनी तत्व कहते हैं। तो आइए देखते हैं इनके आधार पर किसे ऑक्सीकरण कहेंगे और किसे अपचयन कहेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण क्या होता है, जिसमें विद्युत धनी तत्व जो है उसका क्या हो, निष्कासन हो, निष्कासन। तो जिसमें विद्युत धनी तत्व का निष्कासन होगा उसे हम ऑक्सीकरण कहेंगे। जैसे कि आइए समझते हैं। तो माना कि हमारे पास है पोटेशियम आयोडाइड Ki, इसकी अभिक्रिया हमने क्लोरीन से कराई तो हमें क्या मिला, KCl प्लस I2। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि पोटेशियम आयोडाइड था और आयोडाइड जो है उसके ऊपर क्या था, आयोडाइड जो है वह एक विद्युत धनी तत्व है और जिसका निष्कासन हुआ यहाँ से और क्लोरीन यहाँ पर आके इसकी जगह आ गया। तो विद्युत धनी तत्व का निष्कासन मतलब कि ऑक्सीकरण। आइए इसी तरह हम समझते हैं अपचयन। तो अपचयन क्या होता है, जिसमें विद्युत धनी तत्व का योग हो। जैसे कि हम यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि माना कि हमारे पास मैग्नीशियम है जिसकी अभिक्रिया क्लोरीन के साथ हुई, हमें जो प्रोडक्ट मिला MgCl मैग्नीशियम क्लोराइड। तो हम यहाँ देख सकते हैं
कि यहाँ पे जो विद्युत धनी तत्व है मैग्नीशियम, इसका योग हो रहा है क्लोरीन के साथ, तभी तो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये अपचयन मतलब कि विद्युत धनी तत्व का जुड़ना, योग होना अपचयन कहलाता है। तो ऑक्सीकरण मतलब जिसमें विद्युत धनी तत्व का निष्कासन हो, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा आयोडीन जो विद्युत धनी तत्व है उसका यहाँ पर निष्कासन हुआ है, जबकि यहाँ पर अपचयन मतलब विद्युत धनी तत्व का योग, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम जो कि विद्युत धनी तत्व होता है उसका यहाँ पर योग हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे अपचयन।